नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम जो हमारा जो सेकंड वीडियो है उसको मैं लेके आया हूँ। जो जनजातियाँ हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड वीडियो है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंजर जनजाति। कौन सा? कंजर जनजाति। उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर जनजाति के बारे में। तो जो कंजर जनजाति है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ आते हैं। यानी हाड़ौती क्षेत्र में जो क्षेत्र आने वाले हैं, जो स्थान आते हैं, कौन कौन से आते हैं? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। तो चार आते हैं इसमें। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक जो कंजर जनजाति पाई जाती है? तो वो कोटा में पाई जाती है। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? कोटा में पाई जाती है। लेकिन पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, तो वो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है जी। इसके बारे में बात करते हैं। जो कंजर जनजाति का जो कंजर शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कानन चार से इसकी उत्पत्ति हुई है। कौन से शब्द से हुई है? कानन चार से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल में घूमने वाले। जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल में घूमने वाले या विचरण करने वाले। विचरण का भी मतलब होता है घूमने वाले ही होते हैं। ठीक है जी। तो कंजर जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ वो बताया गया है वो क्या होता है कि जंगल में घूमने वाले या विचरण करने वाले। और इनका जो कौन सी शब्द से उत्पत्ति हुई है? कानन चार से हुई है। यहाँ तक आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं जो प्रमुख इनका व्यवसाय है, इनका जो कार्य है वो क्या है? ये नृत्य करते हैं और नृत्य करके ही ये अपनी आजीवन जो आजीविका है उसको कमाते हैं। और नृत्य में इनको मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको नृत्य पढ़ाया था, तो मैंने जो कंजर जनजाति है वो कौन कौन से नृत्य करते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के ऊपर जाइए और जाने के बाद में आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको सभी प्रकार के जो जितने भी आज तक वीडियो बने हैं वो आपको मिल जाएंगे। ओके। अब बात करते हैं आगे। इनका जो नृत्य है वो कौन कौन से होते हैं, इनके जो प्रसिद्ध नृत्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला तो आता है चक्री नृत्य। ठीक है जी। पहला तो कौन सा आता है? चक्री नृत्य है। दूसरा है धाकड़ नृत्य। ये दोनों ही नृत्य इन जो जनजाति है इसमें बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो ये सर्वाधिक व्याप्त इनमें एक पाई जाती है, यानी इसमें एक बुराई पाई जाती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनमें जो बुराई कौन सी पाई जाती है। इनमें चोरी करना सबसे बुरी बात पाई जाती है, यानी इनमें व्याप्त एक बुराई पाई जाती है। और वो कौन सी होती है? चोरी करना। यानी ये लोग क्या करते हैं? अधिकांशतः नृत्य करने के साथ साथ ये लोग चोरी करते हैं और चोरी को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन साथ में एक और बात बताना चाहूँगा यह यहाँ से कि चोरी करने से ये लोग पहले क्या करते हैं? ईश्वर के आशीर्वाद लेते हैं या भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। बिना भगवान के आशीर्वाद के ये लोग चोरी नहीं करते हैं। चोरी करने से पहले ये क्या करते हैं कि मंदिर में जहाँ कहीं भी भगवान की मूर्ति होती है जिसमें ये लोग श्रद्धा रखते हैं वहाँ पे जाते हैं और ईश्वर का क्या लेते हैं? आशीर्वाद लेते हैं। इसी आशीर्वाद को क्या कहा जाता है? पाती मांगना कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपके बनता है कि जो जनजाति है ये चोरी करने से पहले जो भगवान से आशीर्वाद लेती है उसे क्या कहा जाता है? पाती मांगना कहा जाता है। ठीक है जी। इसके बारे में बात करते हैं कि इनकी कुल देवी कौन सी होती है। इनकी कुल देवी है जोगनिया माता। कौन सी माता है? जोगनिया माता। और ये जोगनिया माता है, इनके राजस्थान में दो प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं। कौन से मंदिर हैं वो? एक तो बेगू चित्तौड़ में है और दूसरा भीलवाड़ा में। यानी जो जोगनिया माता है इसके राजस्थान में कितने मंदिर बने हुए हैं? दो। और वो कहाँ कहाँ है? चित्तौड़ में और भीलवाड़ा में है दोनों। ठीक है जी। इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो ये हाकिम राजा का प्याला पीकर क्या नहीं बोलते? झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये लोग हाकिम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। इनकी इन लोगों की जो आराध्य देवी हैं वो भी दो होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में मैं बात बताना चाहूँगा आपको अभी। तो इनके आराध्य जो देवी हैं उनमें दो आती हैं, इम्पोर्टेंट है दोनों ही। रक्त दजी माता होती है और दूसरी है चौथ माता। एक तो रक्त दजी माता, दूसरी चौथ माता। जो रक्त दजी माता है ये इनका जो मंदिर है, मुख्य मंदिर, वो कहाँ पे बना हुआ है? संतूर बूंदी में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। और चौथ माता का मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है? चौथ का बरवाड़ा, जो कहाँ पे स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन तो काफी बार आपके आया हुआ है कि चौथ माता का मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है? श्री माधोपुर में बना हुआ है।
इनका जो मुखिया होता है उस मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। जो मुखिया होता है उस मुखिया को, कंजर जाति का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। और ये लोग क्या करते हैं? मांसाहारी तो है ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ये मांस सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो किसका है? मोर का मांस बेहद प्रिय होता है, सबसे ज़्यादा ये पसंद करते हैं। इनमें एक और बात होती है, वो क्या होती है? जब इनके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद इनका जो मुंह में ये क्या डालते हैं? शराब डाल देते हैं। क्या करते हैं? शराब डाल के उनको दफनाते हैं। तो देखो, मरणासन व्यक्ति के मुंह में ये शराब डाल देते हैं और शराब डालने के बाद में इसके जो शव होता है उसको दफनाते हैं। ठीक है जी। इसके बारे में बात करेंगे आगे कि इनका जो नृत्य है वो कौन कौन से बताए। मैंने अभी ऊपर ही बताया था, एक तो चक्री और धाकड़, दूसरा होता है फुंदी। ये जो 3 नृत्य हैं ये इनके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नृत्य आपको मैंने बताया अभी कि आप ये नृत्य के बारे में अलग से हमारे वीडियो बने हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। इसके बारे में आगे बात करेंगे कथोड़ी जनजाति के बारे में। क्यों, कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो कथोड़ी जनजाति है ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो निवास करती है वो कहाँ निवास करती है? उदयपुर में ही निवास करती है। और उदयपुर में भी 3 क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा निवास करती है कोटड़ा, जाडौल और सराड़ा। ये 3 क्षेत्र हैं, इनमें सबसे ज़्यादा निवास करती है कौन सी? कथोड़ी जनजाति के लोग। इसमें उदयपुर में भी 3 क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवास करती है। लेकिन क्वेश्चन आपके आ जाए कि कथोड़ी जनजाति है ये मूलतः कहाँ से है? ये महाराष्ट्र से है। और महाराष्ट्र की एक जिला आता है कौन सा? खानादेश। ये सबसे ज़्यादा उनका जो मूलतः स्थान माना जाता है महाराष्ट्र ही माना जाता है। इसके बाद में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, जब जनजाति आपने पढ़ी होगी तो इनका व्यवसाय क्या बताया गया है? इनका व्यवसाय है कि खेर के वृक्ष से क्या प्राप्त करना? कत्था प्राप्त करना। अब कत्था जो प्राप्त करते हैं ये कहाँ से किया जाता है? खेर के वृक्ष से ये कत्था प्राप्त किया जाता है। इसकी जो अगली विशेषता वो बताना चाहूँगा मैं कि ये लोग क्या करते हैं? दूध का सेवन नहीं करते हैं, दूध का उपयोग नहीं करते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो महत्व देते हैं वो किसको देते हैं? शराब को देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये क्या यूज में करते हैं? शराब काम में लेते हैं। दूध का उपयोग बहुत ही न के बराबर यूज करते हैं, न के बराबर ये काम में लेते हैं। इसके साथ में बात आती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये कथोड़ी जनजाति है इनमें जो पुरुष शराब पीते हैं तो महिलाएं भी उनका साथ बराबर देती हैं। यानी कहने का मतलब होता है महिला पुरुषों के साथ बैठ के क्या पीती हैं? शराब का सेवन करती हैं या शराब पीती हैं। जो कथोड़ी जनजाति है उसमें एकल परिवार प्रणाली होती है। कौन सी प्रणाली? एकल परिवार प्रणाली। एक तो देखो संयुक्त परिवार प्रणाली होती है, एकल परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली तो जिसमें तो सभी लोग निवास करते हैं, यानी उसमें दादाजी, पापा जी, मम्मी, भाई सब लोग एक साथ रह के, एक ग्रुप में रह के, जैसे हमारे भारत में प्राचीन काल में रहते थे, एक संयुक्त परिवार में रहते थे, लेकिन आज हमारे भारत में भी क्या होने लग गए हैं? एकल परिवार में ज़्यादा लोग रहते हैं। सिटियों में एकल परिवार में रहते हैं, लेकिन गाँव में आज भी आपको कई जगह संयुक्त परिवार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी। तो अगली बात करते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो गहने नहीं पहनती हैं। जो महिलाएं हैं वो क्या नहीं पहनती हैं? गहने नहीं पहनती है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये क्या करती हैं? गोंदना गुदवाती हैं। क्या करती हैं? गोंदना गुदवाती हैं। ये क्या होता है? गोंदना क्या होता है? ये टैटू होता है। क्या होता है जी? टैटू होता है। टैटू का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कहीं देखा होगा कि कई कई महिलाएं होती हैं जो जनजातियों में हैं, वो अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए जो शरीर की जो त्वचा होती है उसके ऊपर कुछ टैटू बनवा लेती है। यानी कहने का मतलब है किसी जानवर का चित्र बनवा लेती हैं या फिर और कुछ बनवा लेती हैं जिसका कलर लगभग ग्रीन कलर का होता है। ये मैंने भी काफ़ी जगह देखा है। तो ये क्या करवाती हैं? गहने न पहन के या क्या करवाती हैं? शरीर के ऊपर टैटू बनवाती हैं। ये इनकी मुख्य विशेषता होती है। अब जो कथोड़ी जनजाति है ये एक संकटग्रस्त जनजाति है। संकटग्रस्त का मतलब होता है कि ये जो जनजाति है ये विलुप्त होने की कगार पे हो रही है। कहने का मतलब है कि राजस्थान में अभी इसमें 30-35 परिवार ही बचे हैं। ठीक है जी। और जो इनकी भाषा होती है, कथोड़ी जनजाति की जो भाषा होती है ये एक मिक्स रूप होता है। यानी 3 भाषाओं से मिलके ये बोलते हैं, यानी मिक्स ये भाषा बोलते हैं। उनमें कौन कौन सी होती है? गुजराती, मराठी और बागड़ी का ये क्या होता है? मिश्रण रूप भाषा में काम लेते हैं।
अगली बात करते हैं तो इनमें जो मुख्य नृत्य होते हैं इनके वो कौन से होते हैं, होली है, मावलिया है और लावणी है। ये तीन जो नृत्य हैं ये इनके बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और जो इनका जो मुख्य नायक होता है वो कौन होता है, इनका जो मुखिया होता है वो नायक कहलाता है। इनके घर क्या कहलाते हैं, खोलरा कहलाता है। जो इनके घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, खोलरा कहलाते हैं। और इनका जो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं ये लोग, नृत्य करते समय जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है ढोलक और दूसरा मंजीरा। अब ढोलक के साथ हमेशा मंजीरा ही होता है, तो ये जो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं ढोलक और मंजीरा ये काम में लेते हैं। अगली बात आती है कि इनकी मुख्य विशेषता क्या होती है, ये वंदे का वास्ता देकर झूठ नहीं बोलते हैं। वंदे का वास्ता देकर मतलब क्या होता है, जैसे हम फ्रेंड्स में कोई बात हो जाती है तो हम बोलते हैं कि यार मैं तेरी कसम खाता हूँ, तो वही है कि सामने वाला जो पूछना चाहता है उसी की कसम खा लेना ही, ये लोग सामने वाले की कसम नहीं खाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में बात करते हैं तो कुल देवी है इनकी कंसारी माता, और इनका मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, उदयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। इसके बारे में आगे बात करेंगे तो इनका जो आराध्य देवता होते हैं, इनके आराध्य देवता दो होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं तो डूंग देव जी और वाद देव जी। तो इनके दो क्या होते हैं, लोक देवता हैं जी। इसके बारे में बात बताना चाहूँगा आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आदिवासियों के उत्थान हेतु संचालित की गई एक संस्था बनाई गई है, और उस संस्था का नाम क्या है, माणिक्य लाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान। तो ये क्या करती है, जो आदिवासी लोग होते हैं उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और उनकी ग्रोथिंग के लिए ये काम करती है। जो ये संस्था है माणिक्य लाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो कब किया गया था, 1964 में, यानी 1964 में इसे बनाया गया था। अभी इनका एक मेला भी लगता है, उस मेले को क्या कहा जाता है, हेमलो कहा जाता है। याद रखना, माणिक्य लाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान है, वो उनके लिए एक मेला लगता है, उसे क्या कहा जाता है, हेमलो कहा जाता है। और ये आदिवासी लोग होते हैं उन्हीं के लिए मुख्यतः ये मेला लगता है। यहाँ पे क्या होता है, सभी आदिवासी लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की जो समस्याएं होती हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं जी। इसके बारे में आगे बात करेंगे तो एक नई जनजाति आती है, उसके बारे में मैं आपको बात बताना चाहूँगा। वो होती है डामोर जनजाति। कौन सी जनजाति, डामोर जनजाति। जो डामोर जनजाति है उसके बारे में बात करते हैं तो ये डामोर जनजाति है, ये सबसे ज़्यादा निवास करती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा निवास करती है। कहाँ निवास करती है डामोर जनजाति, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और डूंगरपुर में भी ये सबसे ज़्यादा निवास करती है। एक तहसील आती है सिमलवाड़ा तहसील, उसमें सर्वाधिक ये निवास करते हैं। इनकी जो विशेषता है उसके बारे में बात बताना चाहूँगा कि इनके जो पुरुष होते हैं वो गहने पहनते हैं। यहाँ महिलाएं कम यूज करती हैं, गहनों का कम प्रयोग करती हैं, लेकिन जो पुरुष लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा गहने पहनते हैं। दूसरी बात बताता हूँ यहाँ से, ये जो जनजाति है डामोर जनजाति है, ये वनों पे आश्रित नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है कि जो वन होते हैं उनमें ये आश्रित नहीं होती है, ये खुद का अपना अलग से काम करती है। क्या करती है, ये पशुपालन करते हैं और कृषि करते हैं। क्या करते हैं, पशुपालन और कृषि ये लोग करते हैं, उसी के ऊपर आधारित होते हैं, न कि ये वनों के ऊपर आधारित होते हैं। और इनका जो परिवार होता है वो कैसा होता है, पितृसत्तात्मक होता है। और एक दूसरा परिवार होता है मातृसत्तात्मक। यानी कहने का मतलब दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताता हूँ। पितृसत्तात्मकता में तो क्या होता है, जो पिताजी होते हैं उनकी प्रधानता होती है। मातृसत्तात्मकता में किसकी प्रधानता होती है, माँ की प्रधानता होती है। ठीक है जी, यही बात है नॉर्मल सी। अब इनकी एक कुल देवी भी है। किनकी, जो डामोर जनजाति है उनकी कुल देवी भी है। उस कुल देवी के बारे में आपको बताना चाहूँगा तो वो कौन सी है, तो उनमें फूला माता है। उनकी जो कुल देवी है वो कौन सी है, फूला माता। और ये फूला माता का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, डूंगरपुर में इसका मंदिर बना हुआ है। इसके बारे में बात करता हूँ कि जो फूला माता है उनकी एक विशेषता है, इनका जो मंदिर होता है उस मंदिर में मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं, इनके मंदिर में मिट्टी के बनाए हुए घोड़े चढ़ाए जाते हैं। अब मिट्टी के बनाए हुए घोड़े चढ़ाए जाते हैं, इससे आपको याद आ रहा होगा, यदि आपने लोक देवता का वीडियो पढ़ा है तो मैंने वहाँ बताया था आपको कि राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसके कपड़े के बनाए हुए घोड़े चढ़ाए जाते हैं, तो वो कौन से हैं जी,
रामदेव जी हैं। कौन से हैं? रामदेव जी के चढ़ाए जाते हैं। ठीक है जी, इस बात को याद आ रही होगी आपको। तो इसके आगे की बात करते हैं। तो इनका जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? इनका मुखिया है वो मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है। और जो गांव है वो क्या क्या कहलाता है? फला कहलाता है। ठीक है जी। इसके बारे में बात करते हैं आगे। जो वधु मूल्य चुकाकर, ये लोग क्या करते हैं? वधु मूल्य चुकाकर वधु की प्राप्ति की जाती है। वधु का मतलब होता है दुल्हन। अब जो वधु मूल्य चुकाकर ये क्या करते हैं? वधु प्राप्त करते हैं। यानी जो वधु है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे बात करते हैं। जैसे हमारे समाज में क्या होता है कि जैसे लड़का और लड़की को दिखा दिया जाता है, उनके मैच हो जाता है तो उनकी शादी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कोई लड़की होती है, उनके परिवार वालों को उस वधु का कुछ रुपये देके या कुछ धन दौलत देके और फिर उस लड़की से ये क्या करते हैं? शादी करते हैं। ये जो प्रथा है, इस प्रथा का नाम है दापा। इसे क्या कहा जाता है? दापा। यानी वधु मूल्य चुकाकर वधु प्राप्त की जाती है और जो वधु मूल्य चुकाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? दापा कहा जाता है। और इनके जो प्रमुख मेले लगते हैं उनके बारे में मैं बात बताना चाहूँगा आपको। इसके जो प्रमुख 2 मेले लगते हैं। ठीक है जी, कितने मेले लगते हैं? 2 मेले लगते हैं। उनके बारे में, झेला बावजी का मेला ये कहाँ लगता है? पंचमहल गुजरात में। पंचमहल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। और जो दूसरा मेला है वो लगता है ग्यारसी रेवाड़ी का मेला। ठीक है जी, ये कहाँ लगता है? सिरोही में। और सिरोही में भी कहाँ लगता है? देलवाड़ा में ये लगता है। इस प्रकार से हमने देखा है कि इनके जो 2 मेले हैं वो प्रसिद्ध हैं, झेला बावजी का मेला और ग्यारसी रेवाड़ी का मेला। ये दोनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं। एक गुजरात में लगता है और दूसरा सिरोही में लगता है। अगली बात में आपसे बात करूंगा तो सबसे ज़्यादा बात करना होगा इसमें जो झगड़ों की व्यवस्था होती है, जो झगड़े हो जाते हैं इन लोगों के मध्य, तो उनका जो निपटारा किया जाता है, उनका जो सुलझाया जाता है वो किसके द्वारा सुलझाया जाता है? पंचायत के द्वारा सुलझाया जाता है। यानी जो पंचायत बैठी जाती है, पंचायत का जो निर्णय होता है ये लोग उसको मान लेते हैं। इसके बाद में बात करते हैं तो यह जनजाति मिश्रित कृषि की करती है। मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि वह कृषि जिसके कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहा जाता है। तो मिश्रित कृषि में कौन कौन से आते हैं? पशुपालन और प्लस क्या आता है? कृषि आता है। ठीक है जी। तो आज हमने जो हमारा वीडियो है आज इसे यहीं पे समाप्त करते हैं और एक और आपके सामने जो 2-3 जनजातियां और रह गई हैं उसके बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा और यदि आपको समझ में आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।